नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जाह्नवी बेफिक्र होकर कैसे खर्च कर रही थी और विशाल के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी, और खुद को भी देने के लिए और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए 2 मेल मॉडल घर पर ही हायर करती है और कुछ शराब लेकर स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाती है। उसने इस वक्त काफ़ी हॉट कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त उसे देखने पर कोई भी आदमी उस पर मोहित हो जाता, और उसने ऊपर से एक पतली सी नाइटी पहनी हुई थी। वह शराब का ग्लास पीते हुए बाहर की खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। वह अभी बिल्डिंग के 24वें मंजिल पर थी और वहां से मुंबई के बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। यह एक अमीर इलाका था। ये के लोगों को दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने काम से कम रखते थे। यहाँ तक कि उस बिल्ड में कई घर बस मजे करने के लिए रखे गए थे। अमीर आदमी बस मजे करने के लिए वहां आते थे और उनकी मिस्ट्रेस वहां रहती थी। वही जाह्नवी अपनी यह जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थी। उसने एक ही दिन में तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। थोड़ी ही देर में उसके हायर किए हुए मेल मॉडल भी आ गए। वो मॉडल दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम थे और जाह्नवी को ऐसे आदमी पसंद थे। वह अपने 2 उंगली से दोनों को अपने पास बुलाती है। वह दोनों का तो काम ही यही था। वह तुरंत जाह्नवी के पास चले गए। उनमें से एक जाह्नवी को मसाज देने लगा तो दूसरा अपने शर्ट निकालकर पानी में चला गया और जाह्नवी को सेड्यूस करने लगा। ये देखने में कुछ ज्यादा ही बोल्ड था, लेकिन जाह्नवी इन सबको एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर में जाह्नवी उस मॉडल को अपनी 2 उंगली से अपने पास बुलाते हुए बोली, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही दमदार हो। चलो देखते हैं तुम बिस्तर पर कैसे हो। इतना बोलकर वो जोर से उसके होठों को काट लेती है। वह मेल मॉडल पर बिल्कुल उसका साथ देता है। थोड़ी ही देर में वह तीनों ही बिस्तर पर थे। उन दोनों के ही कपड़े नीचे गिरे हुए थे। ना ही उन्हें शर्म आ रही थी, ना ही उनके अंदर कोई ऐसी चीज बाकी थी जिसे उन्हें लोगों का डर हो। वह तीनों ही बिस्तर पर मजे करने लगे, किसी भी चीज पर ध्यान दिए पूरी रात उन दोनों के साथ मजे किए। जब तक वह थक कर बेहाल नहीं हो गए तब तक उसने उन मेल मॉडल के साथ मजे किए। आखिरकार वह सुबह तक मजे करने के बाद सो गए। हॉस्पिटल में दूसरी ओर हॉस्पिटल में जब से उसे पता चला था कि उसकी मां जिंदा है और यह सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, तब से ही वह काफी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे। इस बार इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से उसे पेट में दर्द होने लगा और वह चक्कर सा महसूस कर रही थी। हर्षवर्धन अपनी बीवी को इस हालत में देखकर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। वह जानता था कहीं न कहीं अनाया के साथ यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अगर उसका बस चलता तो वह जाह्नवी को अनाया से मिलने ही नहीं देता। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में उसके कई सारे चेकअप हुए, लेकिन किसी में भी कुछ नहीं आ रहा था, और जहां भी एबनॉर्मेलिटी थी वह डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। तभी एक डॉक्टर गंभीर आवाज में बोला, मैडम हमें आपका ब्लड टेस्ट करने की जरूरत है। और अनाया कुछ नहीं बोलता और हमें सिखा देती है। थोड़ी ही देर में उसका ब्लड टेस्ट के लिए ले लिया जाता है और रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर चौंक गए, क्योंकि उसकी ब्लड में कोई भी डिफरेंट चीज नहीं थी। यहाँ तक कि यह कह सकते हैं कि यह एक प्योर ब्लड था, या फिर उससे भी आगे यह एक गोल्डन ब्लड था। इतना प्योर और इतना परफेक्ट डिटॉक्सिफाइड ब्लड उन डॉक्टर ने कभी नहीं देखा था, जो खुद एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखता हो। उनके एक्सप्रेशन देखकर अनाया की आंखें भी छोटी हो गई। वह तुरंत गंभीर आवाज में बोली, मुझे दिखाओ। एक डॉक्टर जो खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझती थी, वह अनाया को झिड़कते हुए बोली, बस बहुत हुआ। मुझे पता है तुम पेशेंट हो, लेकिन तुम्हें इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। वही उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह अपनी मुठ्ठियां करते हुए दांत पीसकर बोली, मुझे रिपोर्ट दो। लेकिन अभी भी कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट नहीं छोड़ रहा था, बस उसी को पढ़ रहे थे। तभी हर्षवर्धन अपना हाथ पटकते हुए दांत पीसकर बोला, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बीवी ने क्या कहा है, उसे रिपोर्ट दे दो। वही हर्षवर्धन की इतनी कठोर आवाज सुनकर अनाया भी एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन वह डॉक्टर तो डर कर कांपने लगे थे। अब जाकर उन्हें याद आया था कि उन लोगों ने किसे बदतमीजी की। वह डॉक्टर भी एक पल के लिए डर कर पीछे हट गए, लेकिन उसकी नज़रों में अनाया के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वह भी हर्षवर्धन की वजह से खामोश थी।
ये हॉस्पिटल सिटी का जाना माना हॉस्पिटल था, खास करके प्रेगनेंसी के लिए। इसीलिए हर्षवर्धन अनाया को ये लेकर आया था। अनाया, जिसके हाथ में अभी अभी उसी की मेडिकल रिपोर्ट थी, वह एक नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर डालते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और रिपोर्ट को पास खड़ी हुई रोबोट शिजुका को दे देती है और हर्षवर्धन की ओर इशारा करके बोली, अभी हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी वह डॉक्टर, जिसे अनाया की इंसल्ट की थी, वह तुरंत उन लोगों को रोकते हुए बोली, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। अभी भी हमें कुछ डिस्कशन करना है और हमें आपके कुछ टेस्ट करने हैं, इसलिए आपके कुछ ब्लड सैंपल लेने हैं। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह उसे करते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, आगे की चीजें हमारे प्राइवेट डॉक्टर देख लेंगे। लेकिन वह डॉक्टर कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। वह जबरदस्ती उन लोगों को रोकना चाहती थी, इसलिए बोली, अंडरस्को, आपको यहाँ रुकना चाहिए। आपकी प्राइवेट डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज नहीं कर सकते। वैसे भी आपकी कंडीशन अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। मेरा मानना है आपको यह एडमिट हो जाना चाहिए। इतना बोलकर वो बाकी डॉक्टर की ओर देखती हैं, जैसे कहना चाहती हो कि तुम लोग भी मेरा साथ दो, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। तभी हर्षवर्धन उसे रोकते हुए खतरनाक नज़र से घूरते हुए बोला, लगता है इस अस्पताल को आगे काम करने की जरूरत नहीं है। जो वह हमारे खिलाफ जा रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा सर, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे थे, हम बस थोड़ी चिंतित थे। मैडम की खास कंडीशन है, उसके लिए उन्हें खास ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी वह डॉक्टर भी बोली, जो अनाया को वहां रोकने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर वह यहाँ नहीं रही तो उनके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कहीं उनका अबॉर्शन न हो जाए। ये सुनकर अनाया गुस्से में अपनी मुठिया टेबल पर पटकते हुए कड़क आवाज में बोली, बस बहुत हुआ, तुम लोग डॉक्टर हो और तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि पेशेंट के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। और तुम लोगों को क्या लगता है, दुनिया का हर आदमी तुम लोगों की बात पर यकीन करता है? इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ़ है। मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि मेरी रिपोर्ट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है। फिर वो हर्षवर्धन के सेक्रेटरी को इशारा करती है ताकि वो लोगों को समझा दे कि उन लोगों को उनके मुंह बंद रखना है। जैसे ही अनाया बाहर निकली और पास खड़े हुए रोबोट नोबिता की ओर देखकर कठोर आवाज में बोले, नोबिता जाओ, जाकर पता करो कहीं मेरा ब्लड सैंपल अभी भी अस्पताल में मौजूद तो नहीं है, और अगर है तो उसे लेकर आओ और खास ध्यान रखना कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री डेटाबेस से हटा देना। हर्षवर्धन अपनी बीवी के कहने का मतलब तो नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि अनाया बिना वजह कोई काम नहीं करती। वह तुरंत अस्पताल छोड़कर वहां से निकल गया और पीछे रोबोट नोबिता उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए चला गया। वह लोग जैसे ही कार में बैठे, अनाया बिना वजह अपने हाथ मसलने लगी। उसे शांत करवाते हुए हर्षवर्धन बोला, बीवी शांत हो जाओ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अनाया गंभीर आवाज में बोली, इस बार हमने गलती कर दी हर्ष। तो हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन बीवी हुआ क्या? उद्धरण चिन्ह, साफ साफ बताओ। तो अनाया, जो रिपोर्ट उसके हाथ में थी, उसे हर्षवर्धन को देते हुए बोली, ये रिपोर्ट देखो, यह मेरा ब्लड टेस्ट है। आम लोगों से मेरा ब्लड तकरीबन 10 गुना ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी और डेटा रखता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि इसमें हीलिंग एबिलिटीज है, और क्या नॉलेज जननी है। अगर यह बात बाहर चली गई तो दुनिया भर के साइंटिस्टों के बीच अराजकता फैल जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ब्लड में इतना बदलाव क्यों हो रहा है। पहले मेरा ब्लड ऐसा नहीं था। मैंने खुद कई बार अपने ब्लड टेस्ट किए हैं, लेकिन ये हाल के दिनों में बदल चुका है। ये सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। एक ऐसा बल्ब जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हो, जो किसी को ठीक कर सकता है, और वह सबसे प्योर ब्लड हो, और वह भी रेयर ब्लड ग्रुप का, उसके लिए तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है। बड़े बड़े लोग इसके लिए कुछ बिखरेंगे। वह उस इंसान का ब्लड हासिल करने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। हर्षवर्धन अपनी बीवी की खोने के डर से ही उसे अपने गले लगाते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। मैं सारे सबूत मिटवा दूंगा और उन डॉक्टर पर भी नजर रखने के लिए कह दूंगा। तभी हर्षवर्धन अनाया की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, लेकिन बच्चे, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? और इस वजह से हमारे बच्चे पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अनाया अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे लगता है
ये हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। शायद वो जीनियस पैदा हो, लेकिन मुझे नहीं पता अंडरस्को कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। इस पर तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं खुद इस पर रिसर्च करूंगी। मुझे लगता है अब हमारे घर पर एक हॉस्पिटल रूम और रिसर्च लैब की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी सिक्योरिटी भी दुगनी हो जाए। हर्षवर्धन भी उसके बात में हामी भरता है। वह अभी अपने बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। क्या खास है अनाया लाखों में? और क्या होगा जब अनाया को अपने अतीत के राज पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।